आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। फिर आते हैं हम नोट्स के क्वेश्चन नंबर 10 पर। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 10 और आपका स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नोट्स में अगले जो तीनों क्वेश्चन मैंने दिए हैं 10th 11th 12th, तो तीनों स्टडी मटेरियल में भी है, तो उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन और एक एक वर्किंग आप वहां से देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक एक चीज को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसमें मेन पॉइंट बताता हूं। आप आए क्वेश्चन नंबर 10 नोट्स में, तो इसका फर्स्ट पार्ट आप देखें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मेड द फॉलोइंग। एक पार्ट में आपको दिखेगा 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो इसमें 3 एंट्री है, ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल और इंटरेस्ट से रिलेटेड। बहुत ही सिंपल पार्ट है ये, तो ये वाला पार्ट मैं आपको नहीं करवा रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, 1 to 7 हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, और बहुत बार सेल परचेज की एंट्री की थी, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है ये बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये पार्ट आप करना। सेकंड पार्ट में इसमें लिखा है इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। हालांकि इक्विटी शेयर्स का भी बड़ा क्वेश्चन 9th नंबर में करवा चुका हूं। ठीक है, और 8th होमवर्क दिया था मैंने, सेम वैसा ही ये भी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आप इसका देखिए, फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है ऑन 15th अप्रैल परचेज 5000 इक्विटी शेयर्स एट 200 ऑन कम इन राइट बेसिस, ब्रोकरेज 1% वाज पेड इन एडिशन, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज। तो 15 अप्रैल 2001 को आपने परचेज किए। ठीक है, कितने? 5000 शेयर्स, ये शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अभी हम डिविडेंड की बात करते ही नहीं, एक कॉलम हमारा नंबर ऑफ शेयर्स का रहता है, एक हमारा कॉलम डिविडेंड का रहता है, और मेन अमाउंट का कॉलम ये रहता है हमारा, यानी इन्वेस्टमेंट का कॉलम। फिर वही डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड एंड अमाउंट। तो 5000 शेयर्स आपने खरीदे 200 के रेट से, यानी 10 लाख, और 1% ब्रोकरेज मतलब 10 लाख 10। तो मैंने कहा था शेयर्स वाले क्वेश्चन में आप वर्किंग नोट के बिना डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि यहां हर ट्रांजेक्शन के साथ इंटरेस्ट का झंझट नहीं रहता है। डिवेंचर वाले क्वेश्चन में तो आपको वर्किंग करना पड़ती है, कम इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट वहीं के वहीं माइनस करना पड़ता है, और एक्स इंटरेस्ट हो तो भी अलग से निकालना पड़ता है। यहां ऐसा कोई झंझट नहीं, जितने रुपए में खरीदा प्लस एक्सपेंसेस लिख दो आप। अभी इससे भी कोई मतलब नहीं, कम राइट है, ये तो रहता ही है, कम राइट तो हर शेयर रहता है, क्योंकि अगर कम राइट नहीं होगा तो राइट आपको आएगा ही कैसे? इन राइट एलिमेंट आपका इसमें इंक्लूसिव रहता ही है, तो अंडरस्टूड है, तो सभी क्वेश्चन में रहता है, वरना आपको राइट एंटाइटलमेंट आ ही नहीं सकता। तो इस लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे 3 जून द कंपनी अनाउंस बोनस 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर सेल्ड। तो 3 जून के दिन हम बोनस लिख देते हैं, 2 शेयर अलाउंस फॉर 5, तो 5 के बदले में 2, यानी 2000 शेयर, जीरो वैल्यू पर। कंपनी मेड अ राइट इश्यू 1 शेयर फॉर 7, 7 के बदले में 1, तो 7000 शेयर है आपके पास, तो 7 के बदले में 1, इसका मतलब 1000 शेयर्स का एंटाइटलमेंट आया आपको टोटल मिला। लेकिन क्या हुआ इसमें आगे देखते हैं। राइट इश्यू 1 फॉर 7 हेल्ड एट द रेट 250, 250 के रेट से। लेकिन क्या हमने पूरे सब्सक्राइब किए? नहीं। द एंटायर मनी वॉज पेबल ऑन 31 अगस्त, लास्ट डेट जो थी अगस्त थी। अब लिखा हुआ है 22 अगस्त को, राइट टू द एक्सटेंट 20% वॉज सोल्ड, 20% राइट आपने बेच दिया, 20% राइट बेच दिया, इसका मतलब कि आपने 200 शेयर का राइट 60 रुपए की रेट से बेच दिया। ठीक है, द रिमेनिंग राइट वॉज सब्सक्राइब, रिमेनिंग राइट मीन्स 80%, यानी 800 शेयर सब्सक्राइब किया आपने 250 के रेट से। तो इस पर जो 12000 आए, ये तो कहां चले जाएंगे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, इसलिए बार बार एक ही रिपीट नहीं। ठीक है, बहुत बार बताया उसी क्वेश्चन में, ये डबल क्वेश्चन करवा रहा हूं, हालांकि ये भी पूरा होमवर्क होना चाहिए, फिर भी एक बार समझा रहा हूं। जिनको राइट वाली बात समझ में नहीं आई है, तो राइट का एंटाइटलमेंट निकालो, उसका जितना पार्ट बेच दिया उसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा एक और ऑप्शन था इसका, कीप शेयर्स एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस एंड मार्केट वैल्यू इज बिलो कॉस्ट, देन सेल प्रोसीड में बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में कम राइट तो लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था कम राइट तो रहता ही है। मेन बात है कि क्या आखिरी में ये लिखा है कि इसकी कॉस्ट कम हो गई, क्या ये शेयर 200 रुपए का जो खरीदा अब उसकी वैल्यू कम हो गई? अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए
तो फिर उस कंडीशन में आप स्पेशली नोट लिखना, तो ही यहां क्रिएट करना। और मैं आपको फिर बता रहा हूं स्टैटिक मटेरियल का क्वेश्चन कम राइट होने के बावजूद भी दे रहा हूं, देखो उन्होंने सॉल्यूशन में कहां बोला है, नोट में पढ़ना, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफर किया, तो ज्यादा इजी आपके लिए ही रहेगा। तो हम भी स्टडी मटेरियल को फॉलो करें, ज्यादा बेस्ट। तो इसका ट्रीटमेंट हमेशा ये हो गया। और ये 800 शेयर आपने 250 क्रेडिट से सब्सक्राइब किए, ठीक है। तो ये हो गया आपके कितने, इसके लिए सिंपल एंट्री होगी जैसे हम नॉर्मल करते हैं, टू बैंक अकाउंट 800 शेयर्स 250 के रेट से, 250 के रेट से कितने के हो गए, ये 2 लाख रुपए के, ठीक है। इस तरीके से आगे चलते हैं। डिविडेंड 15% फॉर द ईयर एंडेड 2001। ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये 1-2 का क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर द ईयर 1-2। और ये बोल रहे हैं डिविडेंड कौन से ईयर का, लास्ट ईयर का। वाज रिसीव्ड ऑन 16 सितंबर। 16 सितंबर को इनको डिविडेंड मिला, 16 सितंबर को डिविडेंड मिला बैंक अकाउंट में। अब कितना डिविडेंड यहां आए, कितना यहां पर आए, तो मैं आपको इसके बारे में समझा चुका हूं एक बार, फिर समझ लेना। मैंने डबल डी लिखवाया था, डबल डाउट, और मैंने कहा था फिर से एक्सप्लेन करूंगा, एक बार फिर समझ लें आप। यहां पर पहली बात, हम है क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2001 31 मार्च 2002 वाले पार्ट, इस ईयर में। और ये लोग जो डिविडेंड आपको दे रहे हैं वो डिविडेंड कौन से ईयर के लिए दे रहे हैं, लास्ट ईयर के लिए, फॉर द ईयर 2001, पिछले साल के लिए दे रहे हैं। तो पिछले साल के लिए अगर दे रहे हैं तो पिछले साल ये बोनस शेयर और ये राइट शेयर तो इश्यू ही नहीं हुए होंगे क्या, नहीं। तो जनरल बात बताई थी मैंने आपको कि नहीं लिखा है तो भी उस क्वेश्चन में तो क्लियर लिखा था बोनस एंड राइट नॉट एंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड, बट नहीं लिखा तो भी अंडरस्टूड है। जब लास्ट ईयर का डिविडेंड हो रहा है तो लास्ट ईयर ये अनइश्यूड शेयर्स थे, यानी कंपनी ने ही इश्यू नहीं किए थे, किसी भी शेयर होल्डर के पास नहीं थे ही नहीं शेयर, ये आए ही नहीं है, तो इन पर डिविडेंड कैसे बनेगा, ठीक है। तो इन 2 पे नहीं बनेगा शेयर। अब बचा कौन सा, 5000। और ये 5000 आपने जो खरीदे ये कब खरीदे, 15 अप्रैल को खरीदे 5000 शेयर। और इस बार क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं था, नील, ओपनिंग बैलेंस नहीं था। तो आपने जो शेयर्स खरीदे हैं वो 15 अप्रैल को खरीदे, और आपका डिविडेंड आपकी एक्विजिशन डेट से पहले का डिविडेंड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बताया था एक्वायर करने से पहले वाले पीरियड का डिविडेंड। मैंने आपको क्लियर एक्सप्लेन किया, प्री एक्विजिशन मींस प्री पीरियड, प्री प्रॉफिट या कम डिविडेंड वर्ड। लेकिन 3 केसेस में आपको ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि ये अप्रैल में खरीदे तो इस साल का डिविडेंड आपका है, लेकिन पिछले साल का डिविडेंड तो उस व्यक्ति का जिससे आपने खरीदे, लेकिन हम उसको देने नहीं जाते हैं। और उसने भी क्या समझदारी की होगी कि जब आपको शेयर बेचे होंगे तो ऑलरेडी ये प्राइस थोड़ी सी बढ़ा के दी होगी, यानी इनडायरेक्टली ये प्राइस क्या है, कम डिविडेंड प्राइस होती है, कम राइट एंड कम डिविडेंड। तभी तो इस पर डिविडेंड भी आया, इस पर राइट भी आया, तो ये प्राइस कम डिविडेंड प्राइस होगी डेफिनेटली। इसलिए उसने थोड़ी प्राइस ज्यादा दी, तो हम इस प्राइस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो 5000 शेयर पर कितने परसेंट है, 15%। और शेयर एक कितने का है यहां पर इस क्वेश्चन में, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, और कितने परसेंट है, 15%, ठीक है। तो 7500 रुपए का ये जो डिविडेंड आपका आया है, ये 7500 रुपए का डिविडेंड आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये एक लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है अकाउंटेशन 13 का, कि प्री इक्वेशन डिविडेंड ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। व्हाई, बिकॉज शेयर्स एक्वायर्ड आफ्टर 1 अप्रैल and dividend received for last year, it means it is pre-dividend, reduce the cost of investment। तो आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। यानी उसने एक तरीके से इसमें क्या इंक्लूड था, कम डिविडेंड था, तो हमने डिविडेंड अलग कर दिया। लेकिन दोनों अलग अलग डेट के ट्रांजेक्शन थे, इसलिए अलग अलग। सेम डेट पे होता तो यहीं के अलग कर देते, जैसा हम डिवेंचर में करते थे, अगर कम इंटरेस्ट होता यही इंटरेस्ट माइनस करते थे। तो ये फर्क बार बार बोल चुका हूं मैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन डबल इसलिए रिपीट कर दिया था कि आपको एक कंसेप्ट एक बार और समझ में आ जाए। अच्छा, कोई शेयर हमारे पास ओपनिंग में अगर होते
ओपनिंग बैलेंस, उस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी था 9th जो मैंने करवाया, और 8th जो आपने होमवर्क किया होगा उसमें भी ओपनिंग बैलेंस था। तो ओपनिंग बैलेंस मतलब तो पुराने शेयर है, तो उनपे जो डिविडेंड आया होगा इस ईयर का वो तो पोस्ट ही होगा ना, मतलब वो एक्वायर क्या पता कब के होंगे, कितने साल उसके बाद का डिविडेंड है तो वो पोस्ट होता है, तो वो सिंपल नॉर्मल इनकम में आता है। तो हमेशा ध्यान रखो पोस्ट डिविडेंड यहां आएगा और प्री डिविडेंड हमेशा यहां आएगा, ऐसा आप लिख कर रख लो अपनी कॉपी में। तो पोस्ट डिविडेंड इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पुराने कोई शेयर है ही नहीं, एक शेयर था वो भी नया था, ठीक है, और इन 2 शेयर पर डिविडेंड आएगा नहीं, ये कंसेप्ट था। फिर आगे चलते हैं, 3000 शेयर्स 300 के रेट से बेच दिए, कब बेच दिए, 15 दिसंबर। बेचने की वो एंट्री बैंक कितने डिवेंचर बेच दिए, कितने शेयर्स बेच दिए, 3000 शेयर्स बेच दिए, और कितने की हो जाएगी इसकी कॉस्टिंग बेचने की, 300 1% से 1% माइनस करने के बाद 891,000 ये हो गया आपका। तो शेयर्स वाले क्वेश्चन फिर भी इजी है, आप परचेस करो, सेल करो, बोनस, राइट, सिंपल एंट्री होती जाएगी, बस एक बार डिविडेंड की प्रॉब्लम आएगी। आगे चलते हैं, अब ये जो बेचे हैं इस पे प्रॉफिट या लॉस निकालना है, सेल तो कर दिया आपने, इस पे प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो इस पर प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आप चलेंगे, हम कॉस्टिंग पर चलते हैं। 10,10,000 और 2 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख यानी एवरेज कॉस्टिंग अगर मैं करता हूं तो 10,10,000 और 2 लाख रुपए ये, और इसमें से 7,500 रुपए हम माइनस कर दें, ठीक है, 7,500 रुपए आप माइनस कर दोगे, इस 12,10,000 रुपए में से 7,500 रुपए माइनस कर देंगे हम, ठीक है, तो एवरेज कॉस्टिंग हो जाएगी आपकी 7,500 माइनस कर दें, ठीक है, ये आ गया आपके 12,02,500, है ना। 12,02,500 कितने की कॉस्टिंग है, 5, 2, 7 और 800, तो ये कॉस्टिंग है आपकी 12,02,500, ये कॉस्टिंग है आपकी 7,800 शेयर्स की, तो 3,000 शेयर की कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी, 3,000 शेयर की कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाती है 4,62,500, 462,500, जबकि ये शेयर बेचा कितने में आपने, कॉस्ट इतनी और सेलिंग प्राइस आपकी 891 है सेल, तो जबरदस्त प्रॉफिट हुआ इस पर, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, माइनस कर दो 428,500 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इस तरफ लिख देता हूं 428,500, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा 15 दिसंबर को। इस सेल का इस तरीके से करते हैं, ये बता चुका था मैं वैसे पहले, बस इस एक पॉइंट के लिए मैंने इस क्वेश्चन को वापस रिपीट करवाया, ताकि आज एक तो आपको प्री इक्वेशन डिविडेंड वाला कंसेप्ट फिर से समझा सकूं, राइट शेयर सेल करना और राइट शेयर एक्वायर करने का कंसेप्ट समझा सकूं, और एक और नई बात आ गई इसमें, आप देखें 15 जनवरी को इंटरिम डिविडेंड आया, 15 जनवरी को, तो पैसे आए होंगे इस पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट, एंट्री तो वही होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाला डिविडेंड यहां आए या यहां आए, तो इंटरिम डिविडेंड के लिए आप हमेशा एक ही जनरल एजम्पशन दो, ये ऑलवेज पोस्ट इक्वेशन होता है, क्या मानोगे आप, ये ड्यूरिंग द ईयर का होता है, हमेशा इंटरिम होता ही हुए, फाइनल डिविडेंड ऐसा होता है जो लास्ट ईयर का होता है, इस साल एजीएम होने के बाद डिक्लेयर होता है और पेड, लेकिन जो फाइनल इंटरिम डिविडेंड है वो तो फॉर द ईयर होता है, तो फॉर द ईयर तो यार एक्वायर करने के बाद का है, अभी स्टार्टिंग में तो एक्वायर कर लिए थे उसके बाद का है, तो पोस्ट डिविडेंड कहलाता है, हमेशा लिखा हुआ नहीं आएगा, पोस्ट डिविडेंड ही मानना है, और पोस्ट डिविडेंड मानना है तो हमेशा ही कहां आएगा आपका, यहां, यहां नहीं लिखना है, यहां नहीं, ठीक है। अब कितने शेयर्स पर आएगा, तो इस बार, अब ये तो करंट ईयर का ही है ना, और करंट ईयर में तो शेयर्स आपके इश्यू हो चुके थे ये वाले, तो अब आपके पास टोटल होल्डिंग कितनी इस दिन, जिस दिन आपको डिविडेंड मिल रहा है, अब वो नॉर्मल कंसेप्ट पे आ गया कि जिस दिन आप जितनी, जिसे डिवेंचर मतलब जितने डिवेंचर के होल्डर होते थे ड्यू डेट पर उतना इंटरेस्ट मिलता था आपको 6 महीने का, सेम कंसेप्ट यहां पर। अब 15 जनवरी के दिन मेरे पास शेयर्स कितने हैं, तो मेरे पास शेयर्स 5, तो 7,800 में से 3,000 गए, यानी मेरे पास कितने शेयर्स हैं, 4,800। कितने परसेंट डिविडेंड मिला इसको, 10%, 10% डिविडेंड, तो 10 रुपए के शेयर पर 10% डिविडेंड हो जाएगा आपका 4,800 रुपए।
ये इंटरिम डिविडेंड पूरा का पूरा हम कहां लिखते हैं, हमेशा पोस्ट में लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और कोई ट्रांजेक्शन बचा आपका? द शेयर्स वर कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज आर 220, 31 मार्च को शेयर 220 के और खरीदे थे 200 में, प्राइस तो बढ़ी हुई है, इसीलिए हमने वो जो सेल किया था 200 शेयर राइट बेचा था 60 में 12,000 का, उस 12,000 को हमने क्रेडिट नहीं किया क्योंकि यहां पर कॉस्ट मार्केट प्राइस जो है वो ज्यादा है। अगर मार्केट प्राइस कम होती तो आप एजम्पशन ले सकते थे वाला, दैट शेयर्स एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस एंड मार्केट वैल्यू इज लेस, सो सेल प्रोसीड ऑन राइट क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें आपके पास टोटल मिलाकर बैलेंस कितना बचा है। तो ये हो गया आपका 500। ठीक है, तो बैलेंस बचेगा आपका, शेयर्स कितने बचे 31 तारीख के दिन 31 मार्च को बैलेंस आपका सीडी है 4,800 शेयर्स। 4,800 शेयर्स की एवरेज कॉस्टिंग, तो सेम इसी लॉजिक पे करेंगे, अलग से तो कुछ होगा नहीं आपका। मॉड्यूल में आप देख लेना, वर्किंग नोट में भी आप देख सकते हो, सेम स्टाइल में ऐसे कैसे ही किया हुआ मिलेगा आपको, कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपको। यानी कि ये 12,02,500 ये थी कॉस्ट, ये हमने 3,000 शेयर्स पे इस तरीके से निकाली थी। तो ये इस तरफ के तीनों पॉइंट जोड़ दिए, माइनस 7,500 कर दिया, 12,02,500, ये 7,800 शेयर किए, तो 4,800 शेयर की कितनी, 4,800 शेयर्स के आगे 7,40,000। और इस बार आपको मार्केट वैल्यू भी दे रखी, मार्केट वैल्यू आपकी 220 के हिसाब से, तो 4,800 शेयर्स की 220 के हिसाब से 10,56,000, तो विच इज लोअर क्या, 7,40,000। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्लियर। अच्छा आप देखो, एवरेज कॉस्टिंग के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया मॉड्यूल में कि आपने इसमें से 3,000 शेयर बेच दिए थे तो उसकी कॉस्ट माइनस करके बचे हुए की एवरेजिंग करना। आप में से कुछ लोगों ने मुझे डाउट पूछा था, तो मैं क्लियर कर दूं कि एवरेज कॉस्ट हमेशा डेबिट साइड से ही निकालना, जो बेच दिए उसको कंसिडर मत करना। आप 1-2 शेयर की एवरेज, 3 शेयर की एवरेज, 4 शेयर, जितने भी डेबिट साइड की एवरेजिंग करना है। आपके पास 2 तरह के शेयर्स थे, दोनों जोड़ लिया आपने, इधर 7,500 माइनस किया आपने और डिवाइड कर दिया। आप मॉडल में भी देख लो, वर्किंग नोट किया हुआ है, क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन और करवा दिया मैंने। अब अधिकांश क्वेश्चन में आपको आगे इंटरिम डिविडेंड नजर आएगा, क्या आएगा, इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड का पॉइंट खास तौर समझाना था, इसलिए मैंने एक वीडियो और बनाया। अब ये अपना लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी नोट्स में आपके क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये भी होमवर्क, और ये 10, 11, 12 होमवर्क आपके उधर भी मिल जाएंगे आपको स्टडी मटेरियल में भी, तो सेम एज इट इज करना है आपको। ठीक है, अब आते हैं हम नोट्स का क्वेश्चन नंबर 11, और ये है आपका स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 10, सेम है। तो आप डिटेल वर्किंग पूरा सॉल्यूशन वहां से आप चेक कर लेना, चेक जरूर करना, लेकिन मैं सारी वर्किंग समझाता हूं आपको। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें ऐसा है, आप हमेशा एग्जाम में मैंने आपको बताया कि पहला पढ़ें क्वेश्चन को, जैसे पढ़ेंगे आपको लगेगा फर्स्ट में परचेज 24,000 12% बॉन्ड्स एट द रेट 84 कम इंटरेस्ट पेबल ऑन सितंबर एंड मार्च एवरी ईयर। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे 15 जून परचेज 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। वहीं आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, तो ये आखिरी के सारे क्वेश्चन इस तरह के, और अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए 16 नंबर या 20 नंबर से कम में नहीं आएंगे, क्योंकि इस एक ही क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो 3 चीजें हैं, बॉन्ड्स भी है, अल्फा लिमिटेड के शेयर्स भी और बीटा लिमिटेड के शेयर्स भी। शेयर्स में भी 2 तरह के शेयर है, कुछ इसके परचेज किए, कुछ इसके परचेज किए, कभी इस पे बोनस आया, कभी इस पे बोनस आया, कभी इस पर शेयर बेचे, कभी इस पर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इस तरीके से वर्किंग कर लेना चाहिए पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही। तो आप देखें ध्यान से, पहला पॉइंट आपका फर्स्ट में बॉन्ड्स का था, तो बॉन्ड्स के बारे में आपने लिख लिया, कितने शेयर बॉन्ड्स किस रेट से कम इंटरेस्ट है एक्स, और डेट लिख दी। क्वेश्चन डबल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपने इस तरीके से अरेंज कर लिया तो। सेकंड पॉइंट 15 जून को परचेज किया आपने 1,50,000 शेयर, और शेयर्स में तो मैंने कहा बड़ा आसान है, 50 × 25 करोगे प्लस ब्रोकरेज 2% लिख दोगे, डेबिट साइड में आ जाएगा, कुछ भी खास झंझट नहीं है। फिर आपने तीसरी बार में 60,000 शेयर्स बीटा लिमिटेड के खरीदे,
तो अब आपके पास 3 अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन बोला भी लास्ट में, बॉन्ड्स अकाउंट भी, अल्फा लिमिटेड शेयर अकाउंट भी और बीटा लिमिटेड शेयर अकाउंट। अगर ये दोनों शेयर्स अकाउंट अलग अलग नहीं भी बोले होते तो भी मेरे हिसाब से अलग अलग ही बनाना चाहिए, कि जब ज्यादा ट्रांजेक्शन हो तो आप हर शेयर के लिए अलग अलग अकाउंट बनाएं, इजी रहेगा आपके लिए। तो ये खरीदे 60,000, 44 क्रेडिट से 2% ब्रोकरेज दी, डेबिट हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। इस तरह से आप देखो आगे, फिर अल्फा लिमिटेड, फिर सोल्ड, फिर इंट्रीम डिविडेंड, ऐसे सारे पॉइंट आपको नजर आएंगे। तो ये सबकी समरी मैंने यहां बना दी है। आपको भी इस तरह से इसको टिपना नहीं है, आप खुद क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते खुद समरी बनाओ, नहीं समझ में आए तो इसमें से चेक करना। तो बॉन्ड्स में से 2 एंट्री, एक परचेज और एक सेल, ठीक है। 1 मई को खरीदा, उसके बाद 1 मार्च को बेच दिया, इस बीच ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट पे क्या लेना, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसके वर्किंग आप करना चाहे तो इसके नीचे कर लेना, अदरवाइज डायरेक्ट लिखने की प्रैक्टिस हो गई हो अगर तो आप लिख सकते हैं। कम इंटरेस्ट में क्या करते थे हम, इसको इनटू करके और उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते थे। इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, तो लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ परचेज, लास्ट ड्यू डेट क्या रही होगी, मार्च, तो मार्च के बाद अब क्या बचा, अप्रैल, बस 1 महीने दिख रहा है तो 1 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा इस पे, ठीक है ना। इस तरीके से आप बॉन्ड अकाउंट सिर्फ 2 एंट्री के साथ बना सकते हो, बाकी बचा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका। बहुत बार बता दिया मैंने इसको। अल्फा लिमिटेड की वर्किंग अगर आपने बना ली तो फिर सेकंड नंबर पे आप अल्फा लिमिटेड ले। तीनों मिक्स मत कर, एक साथ मत करना, तीनों एक साथ करोगे 100% कंफ्यूजन हो जाएगा। एक बार वर्किंग कर लिया हमने, अब पहले एक अकाउंट पूरा बना ले, खत्म। फिर दूसरा अकाउंट पूरा बनाए कि 15 जून को ये खरीदे, फिर बोनस आया इसमें 2:3, ठीक है। 2:3 का मतलब आप समझते हैं, 2/3 बोनस, और बोनस की कॉस्ट ऑलवेज नील। फिर उसमें से बेच दिए, बेचने पर आप प्रॉफिट या लॉस निकालोगे एवरेज कॉस्ट मेथड से, और इंटरिम डिविडेंड का खास तौर से। तो मैं भी पिछले क्वेश्चन में समझाया, इंटरिम डिविडेंड ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज रेवेन्यू नेचर इनकम है, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट। इसलिए यहां वो प्री पोस्ट वाला झंझट नहीं आएगा आपको। आपके पास 1.5 लाख शेयर्स ये हैं, यहां शेयर्स आए, यहां बेच दिए, जो बचे हुए शेयर्स हैं, ठीक है, उस पर आप 15% से निकाल लेना। और डिविडेंड ऑलवेज किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पर, और फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की, 10 रुपए। तो ये पूरा डिविडेंड आपका निकल आएगा इस केस में भी, और इस केस में भी इंटरिम डिविडेंड है बीटा लिमिटेड में भी। इसका 18% है, इसके भी शेयर 10 रुपए का एक है शायद। तो शेयर जितने का भी हो, 10 का हो, 100 का हो, जो भी इनकी नॉमिनल वैल्यू है उसके ऊपर, लेकिन इस दिन जितने शेयर्स बचेंगे उस पर निकालना, ठीक है ना। इसमें भी ऐसे ही, जितने बेचने के बाद जो बचेंगे, क्योंकि आप डेट वाइज चलोगे, इंटरिम डिविडेंड एज ऑन चलता है, उस दिन जितने शेयर्स है उतने में मिलेगा। और दोनों जगह एंट्री एक ही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट चेक आया आपका, और टू डिविडेंड इनकम अकाउंट। डिविडेंड इनकम अकाउंट को डिविडेंड वाले कॉलम में, और अगर डिविडेंड वाला कॉलम नहीं बनाते तो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एंट्री होती है, ठीक है। इस तरीके से आपके तीनों पॉइंट कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 3 अकाउंट बन जाएंगे, है ना। इस तरफ आओ, बीटा शेयर में, बीटा कंपनी में शेयर्स खरीदे 44 क्रेडिट से प्लस 2% ब्रोकरेज दी, तो ये डेबिट हो गया। राइट इश्यू के बारे में एक बार और समझा दो, ये तीसरा चौथा मौका है जब मैं आपको बार बार राइट के बारे में समझा रहा हूं। 1:4 का मतलब समझे 1/4, तो 60,000 शेयर है आपके पास, 1/4 है, 15,000 का टोटल एंटाइटलमेंट मिलेगा 5 रुपए के रेट से। लेकिन जरूरी नहीं आप खरीदें, आपने क्या किया, 40% सब्सक्राइब किया, लिखा है उसमें एक्सरसाइज। तो 40% 6,000 शेयर आपने 5 रुपए के रेट से खरीद लिए, तो 30,000 के, तो इसकी तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, आप इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर दो। लेकिन जो बेच दिए, जो राइट बेच दिया, ये क्या बेचा यहां पर इन्होंने, शेयर नहीं बेचे, राइट बेचा, राइट बेचा, राइट बेच दिया @2.25, तो 9,000 यानी 60%, 9,000 शेयर का 2 रुपए 25 पैसे से बेच दी, 20,250 है। बार बार बता चुका हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सेल प्रोसीड ऑन राइट, नॉट राइट शेयर, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये आपको स्टडी मटेरियल में भी नोट नंबर 6 में नोट लिखा हुआ मिलेगा। आप स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन करोगे उसमें नीचे नोट पढ़ना, उसमें ये सारे एजम्पशन जो मैंने बताए हैं वो जनरल चीजें वो आपको मिलेगी वहां पर, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे उसको। तो इसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट को एंट्री करने की जरूरत ही नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जितना सब्सक्राइब किया सिर्फ उसकी एंट्री होगी। इस क्वेश्चन में बेचा कुछ भी नहीं है,
तो 60,000 ओपनिंग में थे, 60,000 परचेस किए थे, 6,000 ये सब्सक्राइब किए, यानी 66,000 शेयर ही आपके पास, बेचे कुछ भी नहीं। तो 15 मार्च के दिन आपकी होल्डिंग कितनी हुई? 66,000 शेयर। 66,000 शेयर 10 रुपए का एक, 18% से उसका इंटरिम डिविडेंड आएगा और वो हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? डिविडेंड वाले कॉलम में। पूरा पोस्ट डिविडेंड रेवेन्यू नेचर का माना जाता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड इनकम अकाउंट। ठीक, क्लियर है बात? बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए और मैं फिर बार बोल रहा हूं, डिबेंचर और बॉन्ड्स वाले क्वेश्चन कम इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट के कंसेप्ट पे चलते हैं, वहां बार बार इंटरेस्ट का क्वेश्चन वहां ऐसा होता है, वो एक पार्ट हुआ इस चैप्टर का। दूसरा पार्ट शेयर्स वाला होता है, शेयर्स वाले क्वेश्चन में बोनस, राइट या डिविडेंड, तीन चीजें मेन होती है बस, बोनस शेयर, राइट शेयर और डिविडेंड। जिसने इस तीन कंसेप्ट को सीख लिया वो सारे क्वेश्चन कर सकता है। तो अब आपका 100% चैप्टर कंप्लीट है। ये मेरा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। अब आपको अगर कोई डाउट आते हैं तो मैं डायरेक्ट आपको ग्रुप पे बता दूंगा। अब आपके लिए पूरा स्टडी मटेरियल यानी जो जो इलस्ट्रेशन बीच में रह गए हैं, जो मेरे नोट्स में नहीं हो, जो कॉमन हो छोड़ देना, लेकिन जो नोट्स में नहीं हो और इसमें अलग से हो वो सारे आपको करना है। यानी लगभग आपका स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 11 तक दिए हैं, 11 तक। ठीक है, तो ये सारा आप कंप्लीट कर लें, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।